हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ लेकर एक और धांसू सीरीज जिसकी स्टोरी आपको एक फेमस एनीमे सीरीज के साथ मिलती जुलती लगेगी, पर ये आपको मैं नहीं बताऊंगी बल्कि आपको गेस करके मुझे बताना है। तो जल्दी से आपको स्टोरी लाइन समझा देती हूँ। तो ये कहानी है हमारे एक स्मार्ट से और सीधे साधे लड़के वांगलिंग की, जो गरीब होने की वजह से अपने रिलेटिव के द्वारा अबेंडन कर दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उसकी और उसकी फैमिली को बुली करते थे। तो अब वो इमॉर्टल बनने का ठान लेता है, पर इमॉर्टल बनने की जर्नी उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक थी। पर इसी जर्नी के दौरान उसे एक ऐसा हेवनली ट्रेजर मिलता है जिसे हासिल करने के चक्कर में हजारों सालों पहले इमॉर्टल किंग्स के बीच में फाइट हो गई थी। तो क्या हमारा सीधा साधा लड़का इस ट्रेजर की वैल्यू समझ पाएगा, इसकी हेल्प से ब्रेक थ्रू कर खुद को इमॉर्टल बना पाएगा? तो चलिए साथ में विटनेस करते हैं। तो सीरीज के स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर के जरिए पता लगता है कि हजारों सालों पहले लाओमिंग दाओ डोमेन युनदा का सबसे बड़ा ट्रेजर गलती से इमॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जो सुजाकू सेक्ट के लोगों को मिल जाता है क्योंकि उनके पास था स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सीतुनैन। इसके बाद जैसे ही च्वांगी ने उस हेवनली पर्ल को वापस हेवन को भेजना चाहा फेरीलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बैटल फॉर ट्रेजर स्टार्ट हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शिक्सियांग माउंटेन का सीन, जहाँ सीतुनैन उस ट्यानी पर्ल को हासिल कर रहा था और 3 इमॉर्टल मास्टर उसे रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करते हैं। वो उसे समझा रहे थे कि इस ट्यानी पर्ल का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे इसे हेवन को वापस कर देना चाहिए। पर सीतू, जो कि सजाकू किंगडम का सेकंड जनरेशनर है, वो उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं तो इसे यहाँ से ले जाऊंगा, अगर हासिल कर सकते हो तो कर लो। मास्टर्स ये सुनने के बाद अपनी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो उसे रोक सके, पर वो अकेला ही उन तीनों पर भारी पड़ रहा था। इसके बाद वो तीनों ही उस पर फायर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अपनी ऐसी हालत देखने पर वो उन्हें कहता है कि याद रखना, मैं सजाकू किंगडम का बेस्ट मास्टर हूँ, जो यहाँ तक सिर्फ अपनी ताकत के बल पर पहुँचा है। और ये बोलने के बाद वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करता है, जो कि फायर फ्यूनिक्स थी। इमॉर्टल मास्टर्स उसे रोकने के लिए अपने स्नेक बीस्ट को रिलीज करते हैं। सेकंड मास्टर भी अपने टाइगर बीस्ट को समन करके उस पर अटैक करते हैं। इन तीनों की ही पावर इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कोई भी किसी को टक्कर नहीं दे पा रहा था, पर वो दो इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट के आगे टिक नहीं पाता और सीतू का स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोल डैमेज हो जाती है। मास्टर्स को पता था कि ये काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया है, इसलिए वो उस पर हेवनली लाइटनिंग से अटैक करते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी इसे खाने के बाद सीतू हंसते हुए फिंगर ऑफ डेथ को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ था और सारे मास्टर्स दूर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे सीतू की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगी थी, लेकिन वो सोल को उस ट्यानी पर्ल में ट्रांसफर करके उसे कहीं दूर फेंक देता है, जिससे इमॉर्टल मास्टर उसे कभी हासिल नहीं कर पाते। और वो कहता है कि जब तक उसे इस दुनिया में सबसे पावरफुल बॉडी नहीं मिल जाती, वो तब तक उस इंसान का वेट करेगा जो उसे वापस रीइंकार्नेट ना कर दे। इसी के साथ हजारों सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें वांगलिंग और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जो लोग वुडन क्राफ्ट का काम करते थे। ये फैमिली साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए 3 साल में होने वाले एक बार उस इमॉर्टल एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए दूर दूर के गांव से लोग आते हैं और इस टाइम उनकी बिक्री ज्यादा होने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ इसी साल वांगलिन का एक और एग्जाम होने वाला था, जिसके लिए उसे फिजिकली और स्पिरिचुअली काफी अच्छे से रेडी रहना था। इस एग्जाम में लगने वाला एग्जाम फीस उसके फादर ने पहले ही रेडी कर रखा था और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। तभी वहाँ उनके लेनदार आ जाते हैं, जो उन्हें परेशान करते हुए घर पे तोड़फोड़ मचाते हुए एग्जाम के लिए जमा किए गए पैसे ले जाने लगते हैं। तो वांगलिन के डैड उनके पैरों में गिर के उनसे मांग रहे थे वो पैसे वापस, कि मैं आपका कर्जा बाद में दे दूंगा। इस बात से हमारे लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके पेरेंट्स को कितना जलील होना पड़ रहा है, तो वो उन्हें मना करता है ऐसा करने से, ये कहते हुए कि वो एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे देगा। उन लोगों के जाने के बाद उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि उन्होंने कितनी मुश्किल से ये पैसे जमा किए थे वांगलिन के एग्जाम के लिए, पर उनका 20 साल पुराना कर्ज अभी तक चुकता ही नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वांगलिन की जिंदगी दाव पे लग गई। तभी वहाँ लिन के 4th अंकल आते हैं, जो ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। यहाँ अंकल लिन की कंडीशन देखने के बाद उन्हें एक न्यूज सुना रहे थे कि हैंग्यो सेक्ट, जो कि मेजर सेक्ट है इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के लिए जाओ किंगडम का, वो अपने सेक्ट के लिए स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इस ट्रायल के चलते वांग फैमिली में 3 कोटे मौजूद हैं, जिसमें से एक कोटा वो वांगलिंग को देना चाहते हैं ताकि उसे भी ट्रायल में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, ताकि वो इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करके एक इमॉर्टल बने। और फिर देखते हैं कि ये लोग उसे कैसे परेशान करेंगे। ये न्यूज सुनने के बाद लिन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स परेशान होने लगते हैं क्योंकि इमॉर्टल बनने में बहुत ज्यादा खतरा है और वो अपने बेटे को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते। उन जैसे मामूली लोग तो ये सारी चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकते, इसलिए वो और ज्यादा मूर्ति बनाकर पैसे कमाएगा और नेक्स्ट ईयर अपने बेटे को सिंपल वाला एग्जाम देने को कहेगा। पर अपने पेरेंट्स की इतनी बुरी हालत देखने के बाद लिन उनके सामने बैठकर उनसे कहता है कि वो इमॉर्टल बनना चाहता है। उसके पेरेंट्स उसकी सिंसियरिटी और डेडिकेशन देखकर मान जाते हैं। अब वांगलिन के डैड उसे अपने मेंशन में लेके जा रहे थे, जहाँ से उन लोगों को धक्के मार के निकाल दिया गया था। मेंशन के अंदर जाने से पहले उसके डैड उसे
उसे समझाते हैं कि कोई कितनी भी बड़ी छोटी बात करे तुम्हें अवॉइड करना है। अंदर जाने के बाद सब लोग लिन को पहचान रहे थे। उनका कहना था कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा है, ये मॉडल बनने के लायक है। वहाँ लिन को अपना कजन ब्रदर वांग हाओ भी मिल जाता है। लिन को वहाँ देखने के बाद उसका तीसरा भाई जाओ कहने लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी उसे मिलने वाली है ना आज इमॉर्टल साइट की तरफ से, ये उसकी वजह से है। अगर वो ना होता तो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें कभी नहीं मिलती। जिसे सुनने के बाद लिन परेशान हो जाता है और फिर वो एल्डर्स की बातें सुनता है जो कह रहे थे कि सच में मास्टर दाओ शू जो कि हैन्यू सेक्ट के एक वैल्यूएबल यंग मास्टर है, उन्होंने यंग मास्टर जाओ को चूज किया, उनकी वैल्यू पहचानी और इस वजह से उनकी वांग फैमिली को 3 कोटे मिले हैं। इसके बाद तभी हैन्यू सेक्ट से एक डिसाइपल वहाँ आता है उन्हें रिसीव करने के लिए, जैसे सब लोग ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें देखने के बाद लिन एक्साइटेड हो जाता है कि क्या इमॉर्टल्स ऐसे होते हैं। वो आकर पूछता है कि वो तीनों कहाँ हैं जिन्हें उन्हें ले जाना है और फिर तीनों पे नजर पड़ने के बाद वो वांग जाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं कि तुम ही वो हो ना जिसे अंकल दाओ शू काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लगता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। इसके बाद लिन और हाओ दोनों एक एक करके खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब वो तीनों को अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर चढ़ के अपने साथ ले जाने वाले थे, पर लिन जाने से पहले अपनी फैमिली को एक बार बाय बोल कर आता है, ये कहते हुए कि वो अपना बेस्ट जरूर देगा। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम सिलेक्ट ना भी हुए तो ज्यादा उदास मत होना, पर वो तो अपना पक्का इरादा कर लेता है सिलेक्ट होने का। इसके बाद वो सभी बादलों को चीरते हुए फेरीलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था। और यहाँ वांग हाओ लिन से कहता है कि ब्रदर डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट जरूर करूंगा। वहाँ इतने खूबसूरत और खतरनाक स्पिरिचुअल ब्रिज थे जिन्हें देखने के बाद तो वो सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब सारी वादियों को क्रॉस करते हुए वो सभी हैंगवे सेक्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। इमॉर्टल रियल में पहुंचने के बाद लिन एक्साइटेड होकर पूछ रहा था कि ये जगह तो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। तो जाओ काफी इग्नोरेंट तरीके से कहता है कि विंड गुआ क्लाउड ट्रेसिंग फॉर्मेशन बनाई हुई है यहाँ पे, हर किसी के बस की बात नहीं है यहाँ तक पहुँचना। वहाँ काफी सारे स्टूडेंट आए थे टेस्ट देने के लिए। इसके बाद हमें हैंगवे सेक्ट के एल्डर हुआंग लोंग को दिखाया जाता है जो सभी स्टूडेंट को बताते हैं अपने बारे में और कहते हैं कि उनका ये टेस्ट काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और उनमें से सिर्फ गिने चुने बच्चे ही चूज किए जाएंगे। सबसे पहला टेस्ट फर्स्ट स्पिरिचुअल रूट टेस्ट है, जिसमें वो सभी उनकी स्पिरिचुअल पावर को चेक करेंगे कि वो कल्टीवेशन के लायक है भी या नहीं। इसके बाद 2 एल्डर आगे आकर उन सभी के स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करने लगते हैं, जिसमें एक एक करके सभी बच्चे डिस्क्वालीफाइड होने लगते हैं। और जब बारी आती है जाओ की तो एल्डर उसे चेक करके खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका स्पिरिचुअल रूट काफी ज्यादा मजबूत था, तो वो क्वालिफाइड था। और ये देखकर वो कहते हैं कि लगता है दाओ शू सच में टैलेंट पहचानने में एक्सपर्ट है। ये देखने के बाद लिन काफी ज्यादा डरने लगता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। यहाँ वांग हाओ तो जाओ को देख के चिढ़ रहा था और फिर देखते देखते उसकी बारी भी आ जाती है। वो तो वैसे भी सिलेक्ट होने ही वाला था, लेकिन फिर मास्टर को रिश्वत देते हुए कहता है कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप भी मेरा ख्याल रखना। मास्टर के हाथ में मोटी गड्डी आ गई थी तो वो भी खुश हो जाते हैं और अब तो हाँ उनका फेवरेट स्टूडेंट बन गया था क्योंकि वो काफी अच्छे से मस्का मार लेता है। इसके बाद जब लिन की बारी आती है और उसका स्पिरिचुअल टेस्ट किया जाता है, उसके रूट काफी ज्यादा वीक थे और वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। डिस्क्वालीफाइड होने की वजह से लिन काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन फिर लिन को एहसास होता है कि मास्टर ने कहा था कि फर्स्ट टेस्ट, इसका मतलब उसे सेकंड चांस मिलने वाला है। और यहाँ सच में हेड उन सभी डिस्क्वालीफाइड स्टूडेंट को कहते हैं कि स्पिरिचुअल रूट जरूरी है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर उनमें से एक किस्मत वाला हुआ और दिए गए सेकंड चांस को अच्छे से परफॉर्म कर पाया तो वो भी इस सेक्ट का डिसेबल बन सकता है। और फिर वो शियांग शियान उस माउंटेन को दिखाते हुए कहता है कि जो भी शाम होने से पहले वहाँ तक पहुँच गया वो उनके सेक्ट का स्टूडेंट बन जाएगा, पर ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। मौका मिलते ही सारे स्टूडेंट उस चोटी पे चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और लिन भी समझ जाता है कि ये उसका आखिरी चांस होने वाला है, तो वो भी अपनी जी जान से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ आगे बढ़ने की होड़ में वो सभी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, पर ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उन्हें अलग अलग इल्यूजन दिखाई देते हैं। जहाँ किसी को बिजली के झटके मिल रहे थे, किसी पर पानी की बौछार हो रही थी तो किसी पर फायर बरस रहे थे। पर लिन इन सभी को मात देते हुए आगे बढ़ रहा था, जहाँ उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। तभी वो देखता है कि वो लावा की नदी में कूद गया है, पर वो जानता था कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। पर जितनी तकलीफ उसे हो रही थी उसे आगे बढ़ते रहना काफी मुश्किल लग रहा था। पर फिर वो सोचता है कि अगर ये हकीकत भी हुई तो वो मर के भी इस टास्क को कंप्लीट करेगा क्योंकि ये आखिरी चांस है उसे अपनी लाइफ को सुधारने का। तो वो उस लावा की नदी को क्रॉस करते हुए ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ इल्यूजन खत्म होने के बाद उसकी आंखों के सामने श्यानशेंग मैंशन था। तो वो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसे पता लगता है कि आगे तो रास्ता ही नहीं है। जहाँ पत्थर पे लिखा हुआ था सिंसियरिटी सक्सेस को लीड करती है, और ये जानने के बाद वो कॉन्सेंट्रेट करके हवा में ही पैर रख देता है क्योंकि वहाँ एक इनविजिबल सीढ़ी मौजूद थी। बस फिर क्या, वो अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे
उसे पता लगता है कि वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है और ये जानने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो रिजेक्ट हो गया है। तो वो पूछ रहा था कि आखिर वो रिजेक्ट क्यों हुआ, पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि सनसेट हो चुका है, इसका मतलब वो हार गया है, अब वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो वो उदास होते हुए वापस जा रहा था, लेकिन उसने हार अभी भी नहीं मानी थी। वो तेजी से दौड़ते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी की वजह से एक तेज झटके के साथ वो कहीं दूर ही चला गया था। इसके बाद हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही टियान नी पर्ल मौजूद थी और वो लिन की बॉडी को हील कर रही थी। जब लिन की आंख खुलती है तो अपने सामने उस हेवनली पर्ल को देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि कैसे एक जोर के झटके के साथ वो इतनी दूर आ गया था। अब अपने सामने उस पर्ल को देखने के बाद जैसे ही वो उसे छूता है, पर्ल की पावर एक्टिवेट हो गई थी। वो अपने सामने सारे वाटर ड्रॉप को एब्जॉर्व करते हुए लिन को पूरी तरीके से हील कर देती है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। इसके बाद तो वो टियान नी पर्ल के ड्रीम स्पेस में पहुंच जाता है जहाँ मौजूद था इमॉर्टल किंग सीतू, जो लिन को देखने के बाद कहता है कि फाइनली वो दिन आ गया। और यहाँ वो लिन को बताता है कि हेवन रिवर्स स्पेस में उसकी सोल हजारों सालों से कैद थी, पर अब फाइनली वो आजाद होने वाला है। ये देखने के बाद लिन डर रहा था और वो भी अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि अब तुम्हारे ऊपर मेरा कब्जा होने वाला है। ये बोलने के बाद वो एक एनर्जी की फॉर्म में लिन की बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा था। लिन की सोल उसकी बॉडी से एक झटके में बाहर आती है और साथ ही वापस उसकी बॉडी में भी चली जाती है। ये देखने के बाद सीतू को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लिन तो खुद को ठीक देख के राहत की सांस लेता है, पर सीतू कहाँ हार मानने वाला था। वो दोबारा इस मेथड को ट्राई करता है, पर फिर भी वापस से वही दोहरा रहा था जो हुआ था। ऐसा करते करते काफी घंटों बीत जाते हैं और अब तो हमारा लिन भी बोर हो गया था और पूछता है कि भाई साहब आपको कितना टाइम लगने वाला है ये कंप्लीट करने में। और यहाँ सीतू सोच रहा था कि मैंने हजारों सालों से वेट किया और तुम मुझे मिले, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी पे कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर एक जीनियस माइंडेड होने की वजह से वो थोड़ी देर दिमाग लगा के सोचता है और समझ जाता है कि इस हेवनली पर्ल ने लिन को चूज किया है अपने लिए इमॉर्टल बनाने के लिए। इसका मतलब हो सकता है कि ये फ्यूचर में मुझे आजाद करा दे, पर ये गरीब लड़का जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ये मुझे कैसे बचाएगा। और वैसे भी सजा को स्टार तो काफी सालों पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था ना। वो यही सब सोच रहा था। उसे कंफ्यूज देखने के बाद लिन खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे कल्टीवेशन करने में, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ से निकलने में। ये सुनने के बाद इमॉर्टल किंग सीतू को गुस्सा आने लगता है कि तुम जैसा अनक्वालिफाइड बच्चा मुझे यहाँ से बाहर निकालेगा। अब अनक्वालिफाइड वर्ड सुनने के बाद तो लिन को गुस्सा आने लगता है कि जरूरी नहीं है कि ऑर्डिनरी पैदा होने के बाद तुम्हारी डेस्टिनी हमेशा ऑर्डिनरी रहे। अब सीतू भी कहाँ कम था, गुस्सा तो उसका भी तेज है। वो उसे शट अप बोल के बाहर निकाल देता है। बाहर आने के बाद लिन को कुछ लोग ढूंढने आए थे और वो उनके साथ अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स को तो लग रहा था कि वो हार चुका है और उसे भी यही लग रहा था। पर एल्डर उसके पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें इस बच्चे को वापस ले जाना होगा क्योंकि ये हैंग्री सेक्ट का डिसाइबल है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, साथ ही उदास भी कि अब उसे अपने पेरेंट्स को छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ जाना होगा। पर अब उसे स्ट्रॉन्ग भी तो बना था, तो वो वहाँ से निकल जाता है। जांग उसे इमॉर्टल पैलेस में ले जाने के बाद बता रहा था कि यहाँ पे कलर के बेसिस पे पावर पहचानी जाती है। जैसे जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके पास व्हाइट कलर की ड्रेस होगी, जो उससे कम है उसके पास येलो और फिर रेड। जब वो लिन के प्लेस के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे ग्रे ड्रेस में थे, तो लिन उनसे पूछ रहा था कि ग्रे ड्रेस वाले बच्चे कौन से हैं। तो जांग उसे बताता है वो बच्चे जो कि अपनी पावर की वजह से नहीं बल्कि सेकंड टास्क कंप्लीट करने की वजह से यहाँ आए हैं। वहाँ का एल्डर जांग को देख के काफी ज्यादा खुश होता है, पर वो तो उसे इग्नोर करके वहाँ से निकल गया था। और यहाँ ये एल्डर भी लिन को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वहाँ पे कोई है ही नहीं। पर लिन को वहाँ पर एक पर्सन मिलता है जिसका नाम जांगहू था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। आप सबको वहाँ पर सबके टास्क टोकन दिए जाते हैं। एल्डर काफी गुस्से में उन्हें बताते हैं कि अगर 7 दिनों में उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया ना तो वो एल्डर से कहकर उन सभी को यहाँ से निकलवा देंगे। अब वांग लिन तो वहाँ नया आया था, उसे कुछ पता नहीं होता, तो वो कहता है कि क्या वो लोग कल्टीवेशन करने वाले हैं। पर एल्डर उसे नहाकर सोने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। रात में लिन एक्साइटेड होकर जैसे ही जांगहू से पूछता है कि उसे क्या टास्क मिलने वाला है, तो जांगहू उन्हें कहता है कि तुम्हें सुबह पता लग जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को दिखाया जाता है जो बैक माउंटेन में काफी बड़े बड़े टैंक के सामने खड़ा था और अब उसे 2 छोटी छोटी बाल्टियों से इन बड़े बड़े टैंक्स को भरना था, जहाँ एक बाल्टी पानी डालने पर ऐसा लगता है जैसे कि टैंक में एक बूंद गिरी हो। और ऐसी काफी सारी टैंक थी जिसे उन्हें 7 दिनों में फिल करना था। वैसे ये काम देखने से जितना इम्पॉसिबल लग रहा है ये उतना ही इम्पॉसिबल है, पर लिन हार नहीं मानता। वो लग जाता है बाल्टी भर भर कर लाकर उस टैंक को भरने में, जहाँ पूरा एक दिन बीत जाने पर भी वो टैंक का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं भर पाता। पर ये देखने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो सोचता है उसके पास 6 दिन है, पर वो दूसरे ही दिन में इतनी बुरी तरीके से थक गया था उसके हाथों में छाले भी पड़ जाते हैं। तभी इसके बाद लिन को उस हेवनली पर्ल की याद आती है जिसने उसे हील किया था। तो ये चेक करने के लिए कि क्या सच में वो पर्ल हील कर पाती है, वो उसे निकाल कर दोबारा पानी में डाल के टेस्ट करता है। जहाँ उसकी इंजरी हील होने के बाद वो समझ गया था कि ये पर्ल मैजिकल है। जहाँ वो उस पर्ल के पानी को पीता है तो उसकी बॉडी में अलग सी एनर्जी दौड़ने लगती है और वो समझ गया था कि इस पर्ल का पानी बिल्कुल अमृत का काम करती है। इसके बाद हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो एक हुडेड पर्सन से बता रहा था कि लिन का स्टेटस वैसे तो बिल्कुल भी हाई नहीं है, लेकिन वो पूरे दिन उस माउंटेन के आसपास ही था। वहाँ पूरा एक दिन बिताने की वजह से वो थोड़ा सा अजीब है। ये जानने के बाद वो हुडेड पर्सन कहता
कहता है कि तुम्हें उस पर नजर रखनी है, अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखे और उसके पास कोई भी ट्रेजर मिले तो वो मुझे आके देना है। तो ये बात मानते हुए एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें लिन को दिखाया जाता है जो ओस की बूंदों को कलेक्ट कर रहा था और फिर वो उसमें हेवनली पर्ल डालकर उस वाटर को पी के देखता है जो नॉर्मल वाटर से भी काफी ज्यादा इफेक्टिव थी। ये ना केवल उसकी बॉडी में एनर्जी देती है बल्कि उसकी स्पीड को भी फास्ट कर देती है। यहाँ दूर से सीतू ये सब देख रहा था और सोचता है कि इस बच्चे में दिमाग तो है और इसे अच्छे से पता है कि इसे कैसे इस टियानी पर्ल का यूज करना है। एक पूरा दिन बीतने के बाद लिन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो पूरे एक टैंक को फिल कर देता है। दूर से एल्डर जो कि उस पर नजर रख रहे थे उन्हें ये काफी अजीब लगता है क्योंकि आज तक ये टास्क कोई भी बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाया था। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब लिन का टास्क ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था। ये देख के तो एल्डर और ज्यादा सस्पिशियस नजर आते हैं। लिन जब भी थक जाता वो उस एनर्जी ड्रिंक को पीकर अपनी एनर्जी फिर से बढ़ा लेता। तो एल्डर ये देखने के बाद उसे अपनी पावर की हेल्प से उल्टा लटकाते हुए उसके पास से वो बॉटल ले लेते हैं। जहाँ मास्टर लियो की ऐसी हरकत देखने के बाद वो उनसे पूछ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो काफी गुस्से में उससे पूछ रहे थे कि उसके पास जो भी ट्रेजर है उसे दे दे, पर वो तो इनकार कर देता है कि उसके पास कोई ट्रेजर नहीं है और पता नहीं लियो किसके बारे में बात कर रहा है। पर इस बात से चिढ़कर तो वो उसे पीट के वहाँ से चला जाता है। लिन को घायल देखकर और लियो को वहाँ से जाता देखकर सेतुनैन काफी गुस्से में लिन को कहता है कि जाकर उससे फाइट करो, लेटे क्यों हो। तो वो अपने कॉन्शियस माइंड में पहुँच जाता है जहाँ वो निराश होकर कह रहा था कि मैं इनसे फाइट नहीं कर सकता, जब तक मैं इमॉर्टल नहीं बन जाता तब तक मुझे वेट करना होगा। ये सुनने के बाद तो सीतू को इतना गुस्सा आता है कि तुम वेट करो, मैं नहीं करूंगा, इसलिए आज से मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये सुनकर लिन को हंसी आ जाती है। तो सीतू उससे काफी गुस्से में पूछ रहा था कि अब तुम किस बात पे हंस रहे हो। तो लिन कहता है कि मुझे लगा था कि सीनियर ब्रदर मुझे छोड़ देंगे पर वो तो मुझे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। ये सुनकर सीतू गुस्से में कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें प्रैक्टिस कराने का, वो तो मैं फंसा हुआ हूँ ना, और जब इस हेवनली पर्ल ने तुम्हें चूज कर लिया है तो मुझे भी तुम्हें चूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं सबसे पहले मदद करूंगा तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को ठीक करने में। और यहाँ वो उसे कल्टीवेशन के 9 लेवल के बारे में बताता है जिसे उसे प्रैक्टिस करनी थी। वैसे तो उनका कहना था कि हैंगवे सेक्ट के स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा पतली है, लेकिन अब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए वो वांगलिन को सबसे पहले जाके उसकी बूंद कलेक्ट करने को कहते हैं ताकि वो उस हेवनली पर्ल की पावर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्व कर सके। तो लिन सीनियर की बात सुनते हुए सारे ओस की बूंदों को कलेक्ट करके हेवनली पर्ल को उसमें ट्रांसफर करता है जिससे आसपास की स्पिरिचुअल वाटर उसमें एब्जॉर्ब होने लगती है। अब यहाँ सीतू उसे एक एक करके सारे लेवल के बारे में बता रहा था, जहाँ फर्स्ट लेवल था कंडेंसेशन, उसके बाद बिल्ड फाउंडेशन, फिर जेडियान, नेसेंट सोल, उसके बाद ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड, इनफर्टाइल चेंज, एम फॉर द 7 की कंडेंशन, 3 आर्टिकल ऑफ कंडेंसिंग की। इन 9th लेवल को अचीव करने के बाद वो एक इमॉर्टल बन जाएगा। जहाँ फिलहाल तो उसे ढंग से फोकस नहीं हो रहा था, तो सीतू उसे डांट कर कहता है कि उसे अपनी सांस पर फोकस करना होगा, तो अच्छे से ध्यान लगाओ। ये सुनने के बाद वो ऐसा ही करता है। इसके बाद सीतू बता रहा था कि बाहर की दुनिया के 10 घंटे इस हेवनली पर्ल के कॉन्शियस में सिर्फ 1 घंटे के बराबर है, इसलिए तुम्हारी मॉर्टल बॉडी के पास काफी ज्यादा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो क्योंकि बाहर की दुनिया यहाँ से 10 गुना ज्यादा स्लो चल रही है। इसके बाद हमें जांग हू और लिन को दिखाया जाता है जो पानी ले जा रहे थे अपने सेक्ट में और आपस में बात कर रहे थे कि सीनियर लू अभी बिजी है एल्डर शुआन ताओ को संभालने में, इस वजह से हमें वो भारी भारी टास्क नहीं दे रहे हैं। और फिर पता लगता है कि एल्डर उनके सेक्ट में है किसी एक डिसाइपल को चुनने के लिए, जिसके बाद वो एक येलो लेवल का स्टूडेंट बन जाएगा। दूसरी तरफ एल्डर इसी बारे में जब सभी बच्चों को बताते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। सभी बच्चों की भीड़ में एल्डर की नजर लिन पे पड़ती है। जहाँ सभी लोग एक्साइटेड थे एल्डर को खुद को चूज करने को कह रहे थे, वहीं लिन शांति से उनको देख रहा था। तो ये देखने के बाद एल्डर उसे चूज करते हैं, पर इस बात पे तो सभी नाराज होने लगे थे कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना हार्डवर्क किया, फिर भी एल्डर इसे क्यों चूज कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ लिन को तो होश ही नहीं था। जेंग उसे होश में लाता है तो वो एल्डर के सामने झुकते हुए उनका डिसाइबल बनने को तैयार हो जाता है। तो इसके बाद एल्डर उसे एक पिल देते हुए और एक स्टोरेज बैग देते हुए बताते हैं कि उनके सेक्ट की परंपरा है कि एल्डर को अपने स्टूडेंट को ये चीजें देनी होती है। तो गिफ्ट मिलने के बाद लिन उस पिल को गटक लेता है जिससे अब वो ऑफिशियली उनका स्टूडेंट बन गया था। इस बात पे तो सारे बच्चे बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लिन हेवनली पर्ल के कॉन्शियस में जाके प्रैक्टिस कर रहा था और अब तो वो आर्ट ऑफ ग्रेविटी को मास्टर कर चुका था, जिसकी वजह से उसके लिए चीजों को काफी दूर से अपनी तरफ खींचना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो सीतू के हाथ से वाटर बॉटल छीनते हुए कहता है कि देखो मैंने इसे काफी अच्छे से मास्टर कर लिया। तो ये सुन के सीतू उसे टीज करते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर तुम तो की कंडेंसेशन की फर्स्ट लेवल को ही प्रैक्टिस करके इतना खुश हो रहे हो, तुमने तो बस अभी आर्ट ऑफ ग्रेविटी ही मास्टर की है, पर फिर भी अच्छी बात है। तो लिन उसे अपनी और भी ज्यादा स्किल्स दिखाता है और ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था। पर सीतू काफी इजिली उसके पास से अपने बॉटल को खींच लेता है। तभी उसे आवाज आती है कि सीनियर ल्यू जांग हू को बुली कर रहे हैं, जहाँ उन्होंने जांग हू से काफी सारी लकड़ियाँ कटवाई थी, पर फिर भी वो उसे टेस्ट में पास नहीं करते, ये कहते हुए कि उसने
उसने जितनी लकड़ियाँ काटी हैं वो काफी कम है, क्योंकि उसमें से आधी तो सड़ी हुई थी, किसी काम की नहीं थी। पर जांग हू को पता था कि एल्डर ने हेरा फेरी की है। उन्होंने कुछ लकड़ियाँ बेचकर अपने लिए एक तलिस्मान खरीदा था, तो वो उनसे शिकायत करता है कि वो जाकर बड़े एल्डर से बात करेगा। तो इस बात पे तो लियू गुस्सा होते हुए चाकू निकालकर उसे मारने जाता है, जिस वजह से जांग हू घायल हो गया था और फिर वो उसे किक करके दूर करके चाकू से मारने जा रहा था। पर तभी लिन अपनी ग्रेविटी आर्ट का यूज करते हुए उसके चाकू को ब्लॉक कर देता है। लिन की स्पीड और स्ट्रेंथ देखने के बाद लियू समझ जाता है कि इसने आर्ट ऑफ ग्रेविटी को मास्टर कर लिया है। तो लिन काफी गुस्से में उसे कहता है कि हम एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो बाकियों को बुली करना बंद करो। पर इस बात पे तो लियू काफी ज्यादा चिढ़ते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। यहाँ इन दोनों की ही स्पीड और स्ट्रेंथ एक ही लेवल की थी, क्योंकि ये येलो लेवल के स्टूडेंट थे। अब लियू उसकी तरफ अपनी स्पिरिचुअल खंजर को फेंक देता है, जिसे लिन बहुत मुश्किल से डॉच कर रहा था। इसके बाद लिन आसपास के एयर को कलेक्ट करते हुए उसे काफी दूर झटक के फेंक देता है। अब इस चीज से तो लियू और ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो मल्टीपल नाइफ का अटैक उस पे करता है। पर लिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा करते हुए उसकी तरफ एक स्पिरिचुअल बॉल को फेंकता है, जिसे रोकने में लियू को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और वो तो कह रहा था कि लिन को मार डालेगा। पर तभी जांग हू पीछे से आकर उसी के खंजर से उसी को मार डालता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था, जहाँ उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता कि उसने क्या किया। जांग हू का ये रूप देखने के बाद तो लिन भी काफी ज्यादा शॉक था, पर उसे पता था कि इसने जो भी किया है वो सही किया है। तो वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ का मामला मैं संभाल लूंगा, वरना कमजोर होने की वजह से लोग तुम पर ही सारा दोष डालकर तुम्हें ही परेशान करेंगे। तो ये सुनने के बाद जांग हू वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर लिन का कहना था कि यहाँ संभालने के लिए भी तो किसी को होना चाहिए ना। तो जांग के वहाँ से जाने के बाद वो अपनी पावर को कंडेंस करते हुए उसकी बॉडी को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पावर यूज ही नहीं होती। तो सीधू उसे अपने पास बुला लेता है और फिर वो उसकी स्पिरिचुअल रूट को टेस्ट करके बताता है कि एक पॉइजन है जिसका नाम लिंकाओ है, किसी ने उसे ये पॉइजन दिया है। अगर कोई पर्सन ये पॉइजन खा लेता है तो फिर वो चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, वो अपनी कल्टीवेशन को 1% भी नहीं बढ़ा पाता। तो वो काफी गुस्से में लिन से पूछ रहा था कि तुम्हें याद है किसने तुम्हें ये पॉइजन दिया। तो लिन को याद आता है कि आज जो उसके मास्टर बने थे उन्होंने उसे एक पिल खिलाई थी, हो ना हो ये पॉइजन उसी में मिला हुआ था। तो ये जानने के बाद तो सीधू कहता है कि जाके मार डालो उस मास्टर को। पर लिन को पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो लिन पूछ रहा था कि मास्टर क्या आपके पास इसका कोई एंटीडोट है जिससे मैं अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकूं। तो मास्टर सीधू कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आग के बदले आग, जिसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ होगी। सीधू को डर है कि लिन इतनी तकलीफ नहीं झेल पाएगा, पर लिन का कहना था कि वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद लिन को असेंबली हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ बाकी सारे स्टूडेंट भी मौजूद थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि स्वान दाओ सेक्ट के एल्डर अपने बेस्ट स्टूडेंट के साथ यहाँ आ रहे हैं। और फिर आसमान में अचानक से मौसम बदल जाता है और हमें खतरनाक स्नेक बीस्ट को दिखाया जाता है, जो स्वान दाओ जोंगी माउंटेन का प्रोटेक्टिंग बीस्ट था। सभी एल्डर और स्टूडेंट उसी पर बैठकर नीचे आते हैं, जिसके बारे में सब बात कर रहे थे कि इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका एक बूंद जहर 3000 से भी ज्यादा लोगों को मार सकता है। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से सब लोग दूर हट जाते हैं। स्वान दाओ सेक्ट के एल्डर्स के साथ उनकी बेस्ट स्टूडेंट जाओ भी आई थी, जिसकी खूबसूरती देखकर तो सब हैरान रह रहे थे। उसकी इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से सब लोग मदहोश होने लगते हैं। उसके पास चार्म की पावर थी, जिसकी वजह से वो सबको कंट्रोल करने लगती है। और उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी देखने के बाद सारे स्टूडेंट मुंह के बल नीचे गिरने लगे थे, और ये जाओ ने जानबूझ के किया था ताकि वो उनके स्टूडेंट को एम्बेरस कर सके। जाओ नोटिस करती है कि उन सब में सबसे पहले जो होश में आया था वो लिन था। तो उसे ये देख के काफी ज्यादा हैरानी होती है कि उसके चार्म के आगे कोई भी नहीं टिक पाता। पर ये की कंडेंशन लेवल की फर्स्ट लेवल का बंदा उसके पावर को ओवरकम कर गया। बहुत अजीब सी बात है। यहाँ हैंगवे सेक्ट के एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे कि स्वान दाओ सेक्ट ने कब से टोडोलियो मी टेक्निक को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ये काफी ज्यादा गलत बात है। पर स्वान सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि उनकी स्टूडेंट सिंगल वाटर स्पिट के साथ पैदा हुई है, जिसके पास अलग ही चार्म है, तो ये उन जैसे छोटे लोगों को कैसे पता होगा। तो उनके दूसरे एल्डर उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके स्टूडेंट मेंटली काफी ज्यादा वीक है, जो चार्म भी नहीं संभाल पाते। लगता है मास्टर दाओ शू को स्टूडेंट सिलेक्ट करना भी नहीं आता। ये सुनने के बाद तो मास्टर दाओ शू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी वहाँ सेक्ट के हेड आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो उन्हें ग्रीट कर रहे थे। हेड का कहना था कि आप लोग काफी दूर से आए हैं, थक गए हैं, तो आप पहले रेस्ट कर लो। और रहा सवाल कौन से सेक्ट का स्टूडेंट बेस्ट है, ये चेक करने के लिए 3 दिन बाद कंपटीशन है तो सही, तभी जज कर लेंगे। ये सुनने के बाद सभी एग्री करते हैं। सबके जाने के बाद एल्डर दाओ वांग जो से कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट आए हैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अगर किसी को किसी तरह की तकलीफ हुई तो वो उसके मास्टर नहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद जो अश्योर कराता है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा। यहाँ उस मैजेस्टिक बीस्ट को दिखाया जाता है जो गुर्रा रहा था सबके ऊपर, और उसकी पावर देखने के बाद तो सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लिन को उस बीस्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, तो ये देखने के बाद सो खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसे सौंप देता है कि 3 दिनों तक जब तक ये बीस्ट हमारे पास है, इसे खाना तुम खिलाओगे। लिन तो ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ चल रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है, जिससे सीनियर बात कर रहे थे कि ये बीस्ट उसके पॉइजन को बाहर निकालने में काफी हेल्प करेगा। तो पहले तो उसे उसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा, फिर वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को
ठीक कर देगा। ये सुनने के बाद लिन खुश होकर उस बीस्ट के लिए खाना लेकर जाता है। वो बीस्ट अपने खाने को एक बार में झटक के खा चुका था, जिसकी वजह से उसके दांतों में उसका थोड़ा सा जहर रह जाता है और लिन धीरे धीरे उसके जहर को स्टोर कर रहा था। वो तो डर रहा था कि कहीं इस बीस्ट को पता न लग जाए कि वो उसके आसपास है, वरना तो वही उसका खाना बन जाएगा। पॉइजन स्टोर होने के बाद वो वहाँ से उसे लेकर जैसे ही जाने वाला था, उस बीस्ट की नजर लिन पे पड़ जाती है और अब वो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है, जहाँ उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। लिन बहुत कोशिश करता है उससे पीछा छुड़ाने का। लकीली लिन अपनी पावर की हेल्प से वहाँ से बाहर निकल आता है और ये बीस्ट एक बैरियर में ट्रैप था, जिससे कि वो किसी को नुकसान न पहुंचा पाए। इसके लिए वो लिन के पीछे नहीं आ पाता और लिन उस पर्ल के कॉन्शियस में पहुंचकर फटाफट उस जहर को खाकर कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और यहाँ ये वाला जहर उसके बॉडी के जहर को क्योर करने की कोशिश करता है, जिसमें लिन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और ये देख के मास्टर सेतु कहते हैं कि ये वाला जहर तो काफी ज्यादा जहरीला है। जब रिफाइन करते करते वो थक जाता है तो मास्टर सेतु से पूछ रहे थे कि कहीं तुम मर तो नहीं जाओगे ना, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद फिर मुझे 1000 सालों तक अकेले रहना होगा। तो ये सुनने के बाद वो कहता है कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मास्टर उसे कहते हैं कि अपनी बॉडी से वो पॉइजन रिलीज करो और लिन ऐसा ही करता है। जैसे जैसे वो पॉइजन रिलीज कर रहा था, वो धीरे धीरे ब्रेक थ्रू करने लगता है, जहाँ वो पहले सेकंड लेवल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और ऐसे करते करते वो 14th लेवल तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर तो मास्टर सेतु भी हैरान थे। अब लिन की पावर पहले से 14 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वो ये सोच के खुश हो रहा था और मास्टर से पूछता है कि मास्टर क्या मैं इससे और भी ज्यादा ऊपर जा सकता था? मैं अचानक से इतना लेवल कैसे क्रॉस कर गया? तो मास्टर कहते हैं तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोइंसिडेंस होगा। पर तभी लिन को श्वान दाओ सेट के काफी सारे स्टूडेंट नजर आते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम हमारे बीस्ट को खाना खिलाने गए थे ना, फिर वो इतना घायल कैसे हो गया? लिन काफी इनोसेंट बनते हुए कहता है कि मैं जब उसे खाना देकर आया था तब तो वो काफी ठीक था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कैसे पता होगा? तो इस बात पे तो गुस्सा होते हुए उनमें से एक स्टूडेंट लिन पर अटैक करने आगे बढ़ रहा था, पर लिन के सो कॉल्ड मास्टर आकर उसे पीछे करते हुए गुस्सा करने लगते हैं। लिन उन्हें देख के ग्रीट कर रहा था और वो मास्टर सबको समझाते हैं कि वो उसके स्टूडेंट को बुली कर रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि कंपटीशन 3 दिन बाद होने वाला है? तो वो सभी के सभी स्टूडेंट अपना अपना वेपन निकाल के रेडी हो जाते हैं मास्टर के साथ फाइट करने के लिए, जहाँ मास्टर कहते हैं कि तुम लोग नहीं चाहोगे ना कि श्वान दाओ सेक्ट हार जाए, क्योंकि 3 दिन बाद उनका कंपटीशन है। अब अगर अच्छे अच्छे स्टूडेंट घायल हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो ये सुनने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ उनका हेड लिन को धमकी देता है कि तुम्हें तो मैं कंपटीशन में देख लूंगा। इसके बाद हमें एल्डर के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ लिन उन्हें थैंक यू बोल रहा था और एल्डर काफी ज्यादा स्वीट बनते हुए कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वरना तो ऐसे तुम्हें लोग कितने बार परेशान करते रहेंगे। यहाँ मास्टर इस बात से भी थोड़ा हैरान थे कि जब लिन फर्स्ट लेवल पे था तो जहर देने के बाद भी वो 3rd लेवल पे कैसे पहुँच गया, पर फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ हमें पता लगता है कि लिन 14th लेवल पे होने के बावजूद भी मास्टर को 3rd लेवल पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मास्टर सेतु ने उसे कहा था कि दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है, तो उसे अपनी कल्टीवेशन को छुपाना होगा और वो उसके कल्टीवेशन लेवल को हाइड कर देते हैं। तो लिन भी मास्टर को कहता है कि हाँ वो 3rd लेवल से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा। यहाँ हमें मास्टर की बातों से पता लगता है कि वो लिन के दुश्मन क्यों बने बैठे हैं। असल में जो हुडेड पर्सन लियू से बात कर रहा था वो मास्टर थे, जिन्हें पता है कि लिन के पास कौन सा ट्रेजर मौजूद है और इस वजह से उन्हें लगता है कि लियू को मारने वाला भी लिन ही है। इसके बाद कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ लिन के मम्मी पापा भी आए हुए थे और सभी एल्डर ऑडियंस के आसपास प्रोटेक्शन बैरियर लगा देते हैं, जिससे उन्हें कोई हार्म न पहुंचे। एल्डर्स अपने अपने सेफ प्लेस पर बैठकर कंपटीशन पर नजर रखने वाले थे। इसके बाद यहाँ एंट्री होती है एक और खूबसूरत से कैरेक्टर की, जिसका नाम ली मुवान है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पता लगता है कि ये एलाइट लेवल पर है, पर ये दोनों में से किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करती, बल्कि ये किसी तीसरे सेक्ट लुओ से बिलोंग करती है। ये अपने भाई के साथ यहाँ आई थी और फर्स्ट टाइम बैटल देख रही थी, जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड नजर आती है, जिसके बारे में उसका भाई उसे बता रहा था कि ये 2 सेक्ट के बीच में होने वाली फाइट है। उनके सेक्ट में सभी लोग काफी ज्यादा शांत हैं, तो वो इन तरह की चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो तो श्वान दाओ सेक्ट के प्रिंसिपल की जान पहचान लीकिंग के साथ थी, इसलिए उन्होंने टेलीपोर्टेशन अरे बनाकर उन दोनों को यहाँ बुलवा लिया ताकि वो दोनों सेक्ट के बीच में हो रही फाइट को देख सके। यहाँ ली अपनी बहन को बताता है कि भले ही तुम एलाइट स्टेज पर हो, लेकिन फिर भी तुमने बाहर की दुनिया अच्छे से नहीं देखी, तुम्हें नहीं पता कि बाहर के लोग कितने ज्यादा क्रूल हैं, तो आज की इस फाइट को देखकर डरना मत। इसके बाद वहाँ हैंगवे सेक्ट के एल्डर की एंट्री होती है, जो कि ड्रैगन पर बैठकर आते हैं और फिर कंपटीशन को स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि जिस भी सेक्ट का स्टूडेंट ज्यादा देर तक यहाँ टिका रहेगा वही सेक्ट विनर होगा। तो सबसे पहले अरीना में कदम रखता है हैंगवे सेक्ट से जांग, जो कि मिडिल ग्रेड के लोटस स्वॉर्ड इन 10th लेवल पर था। ये देखने के बाद तो श्वान दाओ सेक्ट के स्टूडेंट कह रहे थे कि इस जैसे को 10 को तो हमारे सीनियर ब्रदर यूं हरा देंगे। तो श्वान दाओ सेक्ट की तरफ से जाओ पेंग एंट्री लेता है, जो सच में काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। यहाँ जांग पोलाइटली उससे उसका नाम पूछ रहा था, पर
वो तो अपने पर्पल स्नेक को रिलीज करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जांग मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक कर रहा था। पर ये स्पिरिचुअल स्नेक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होने के साथ उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहाँ काफी बड़ा धमाका हो गया था, जहाँ सबको लगता है कि वो मर चुका होगा, पर वो तो बाहर आते ही उस पर और खतरनाक अटैक करता है, जिससे बचने के लिए जांग भी अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। पर वो उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और ये स्नेक उसे अपने पूंछ से पकड़ते हुए दीवार पे जोर से दे मारती है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। और अब जीतने के बाद जाओ पेंग काफी प्राउडली अपना नाम अनाउंस करने लगता है। ये देख के तो एल्डर को गुस्सा आ रहा था कि पहले नहीं बताया लेकिन अब बता रहा है, पर बाकी सारे एल्डर सुनकर शांत कराते हैं। लिन ये देख के हैरान था कि ये 13 लेवल के की कंडेंशन लेवल पर है। दूसरी तरफ ली भी समझ जाता है कि इन्होंने सबसे पावरफुल स्टूडेंट को पहले भेजकर सबको बुली करने का शुरू किया है। इसके बाद हैंग शुए सेक्ट की तरफ से ब्रदर लू जाने वाले थे, जो इस सेक्ट के नंबर 1 जीनियस माने जाते हैं। लिन भी सोच रहा था कि सीनियर ब्रदर लू की स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी है, पर फिर भी ये शायद उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। यहाँ ब्रदर लू उस पर काफी ज्यादा स्वॉर्ड की बारिश कर देता है, पर उसने तो शील्ड बना के इन सारे के सारे स्वॉर्ड अटैक को आसानी से रोक लिया था। ये देखने के बाद एल्डर दो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वो भी मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना लेता है, तो लुओ भी शील्ड बनाकर उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था। पर यहाँ जाओ पेंग ने एक चाल चली थी और वो 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर उस पर अटैक करता है, जिससे लुओ की हालत खराब हो जाती है। अब उसे बुरी तरीके से घायल करने के बाद ये क्रीपी से स्माइल हंसते हुए कहता है कि अब कौन बचाए, सामने आ सकता है वो। हैंग शुए सेक्ट के सबसे बड़े 2 जीनियस बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, तो ये देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ ये एरोगेंट लड़का कहता है कि बस तुम्हारे सेक्ट में और कोई मौजूद नहीं है, इतने ही थे। तो अपना गुस्सा उतारने के लिए वो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड का अटैक उस प्रोटेक्शन बैरियर पे कर रहा था, जिसके पीछे ऑडियंस बैठी हुई थी। तो अब सारी की सारी ऑडियंस डरने लगती है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन बैरियर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था और कुछ स्वॉर्ड तो उस बैरियर को तोड़ते हुए लिन के माता पिता को लगने वाली थी। अब लिन कहाँ पीछे रहने वाला था, तो वो भी सामने आने लगता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।